एक व्यक्ति अपने घर पर गहरी नींद में होता है और रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं। और जब 2 बज रहे होते हैं तो लगभग 2 बजे उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसी फ़ोन कॉल को वो उठाने के बाद अपने घर से वापस चला जाता है और वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। घर वालों को भी पता नहीं होता है कि उनका बेटा घर से बाहर चला गया है और वो लौट कर नहीं आया है। अगला दिन निकलता है और सुबह होती है तो गाँव के लोग खेतों की तरफ जा रहे होते हैं तो एक खेत में एक लाश पड़ी होती है। जब गांव के लोग उस लाश के समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो लाश 25 वर्षीय रिंकू की है, जो रात में अपने घर से बिन बताए रात के 2 बजे निकला था। मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस केस को जो अपने हाथों में लेती है तो पुलिस इस केस का खुलासा करने के लिए एकजुट हो जाती है और कई टीमें बनाई जाती हैं। पुलिस जब 24 घंटे में इस केस का खुलासा करती है, तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं और लोग जब खुलासे के बाद उन्हें पता चलता है, तो लोग हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर इस केस में क्या हुआ था और इस व्यक्ति की हत्या क्यों की गई थी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर, और हमीरपुर का एक थाना लगता है सुमेरपुर, और सुमेरपुर का एक गाँव लगता है चंद्रपुरवा बुजुर्ग। दरअसल चंद्रपुरवा बुजुर्ग के रहने वाले प्रेम प्रकाश का एक बेटा होता है प्रदीप पांडे उर्फ रिंकू। वो टीचिंग का काम कर रहा होता है और बच्चों को पढ़ाने का उसका काम होता है, और वो अचानक इस तरीके से मारा जाता है। आखिर जब इस केस का खुलासा होता है तो पूरी कहानी सामने आती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है 2021 में, और 2021 में जब कहानी शुरू होती है तो गांव की ही एक महिला होती है आरती, और उसका पति होता है जयराम यादव, और उसके जो पति के पिता होते हैं बलबीर यादव। ये 3 लोग उस घर में रह रहे होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, मतलब आरती के 2 बच्चे होते हैं, और उनको एक टीचर की तलाश होती है। तो रिंकू के द्वारा उन्हें पढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो रिंकू उन्हें पढ़ाने पहुंच जाता है। दरअसल जो आरती होती है उसकी उम्र 27 वर्ष होती है और रिंकू की उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। तो काफ़ी समय बीतता जाता है, बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं और रिंकू पढ़ाने में होशियार होता है। तो बच्चे पढ़ते हैं तो उसी दौरान जो आरती होती है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती जब होती है तो वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार अवैध संबंधों में। धीरे-धीरे वो लोग बातें करने लगते हैं, और रिंकू उससे बात करने के लिए एक फ़ोन भी लेकर देता है, जो वो छुपाकर अपने घर में अपने पति से और ससुर से, बच्चों से छुपाकर रखा करती थी, जिस फ़ोन से वो रिंकू से बात करती थी। जब भी आरती और रिंकू को मौका मिलता था, तो आरती और रिंकू आपस में मिलते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। इसकी भनक उसके पति जयराम को एक दिन लग जाती है, और जयराम अपनी पत्नी को मारता-पीटता है और वो उसे समझाता है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। उसकी पत्नी कहती है आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब रिंकू और आरती की जो प्रेम कहानी होती है वो बहुत अटूट हो जाती है। वो एक दूसरे के लिए जान दिए मरते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। तो रात में ऐसे ही उनको जब भी मौका लगता था तो वो लोग आपस में मिलते थे और अवैध संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उसके जो पिता थे और उसका जो पति था आरती का, वो एक दिन उसे देख लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और आरती की एक बार फिर पिटाई लगाई जाती है। समय बीतता जाता है और जुलाई आती है, 7 जुलाई 2023 की वो काली रात, जब रात के 2 बजे एक फ़ोन कॉल जब रिंकू के पास बजता है, तो वो कॉल किसका होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दरअसल जो जयराम होता है आरती का पति, और उसके जो पिता होते हैं बलवीर, वो एक प्लान बनाते हैं कि रिंकू की किसी तरीके से हत्या कर दी जाए। उस प्लानिंग के तहत वो आरती से रिंकू को कॉल करवाते हैं रात के 2 बजे और कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने घर आओ। रिंकू को अच्छा लगता है कि आरती ने आज मुझे फिर मिलने बुलाया है, और वो खुशी-खुशी उसके घर पर चला जाता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उस घर में पहले से ही उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई जा चुकी है। रिंकू जैसे ही घर में दाखिल होता है, गेट खोलकर अंदर दाखिल होता है, तो उसके जो ससुर होते हैं और बलबीर और क्या कहते हैं जयराम यादव, जब वो उस घर में घुसता है तो वो गेट बंद कर देते हैं और लाठी जो डंडे होते हैं, उनसे पीट-पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसके शव को एक खेत में फेंक देते हैं और घर पर वापस आ जाते हैं।
जब जयराम घर पर वापस आता है तो पड़ोस के खेत से सिसकियों की आवाज़ आ रही होती है। तो जयराम को लगता है कि रिंकू शायद जिंदा बच गया है, तो वापस फिर उसकी चप्पल पहन कर जाता है और उसे मारने के लिए खेत में पहुंच जाता है। जब वो खेत में पहुंच जाता है तो देखता है कि रिंकू ढेर हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, क्योंकि उसके शरीर से चोटों के कारण, जो गंभीर चोटें उसके सिर में और पीठ पे, हाथों में, पैरों में और पेट में लगी थी, उससे वो उसके जो खून निकलता है, खून के ज़्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस केस का खुलासा नहीं हो पाता है तो जो वहाँ की एसपी होती हैं दीक्षा शर्मा, इस केस के लिए 3 टीमें गठित करती हैं और उस केस का खुलासा करने के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही होती हैं और डॉग स्क्वाड की टीम और एसओजी की टीमें भी इस केस पर काम कर रही होती हैं। तो पुलिस जब जाँच कर रही होती है तो उसी दौरान एक खुलासा होता है कि एक फ़ोन की कॉल डिटेल आती है और फ़ोन में पता चलता है कि रात के 2 बजे आखिरी कॉल रिंकू को आरती के द्वारा की गई थी। तो आरती के घर की तलाशी ली जाती है और आरती को गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास से फ़ोन भी बरामद किए जाते हैं और लाठी डंडे भी बरामद किए जाते हैं। दरअसल आरती रिंकू को मरवाना नहीं चाहती थी, उसके पति और ससुर के दबाव में उसको फ़ोन करना पड़ा और फ़ोन करने के कारण रिंकू को उसके घर पर आना पड़ा और रिंकू की वहाँ पर बेरहमी से उसी घर में हत्या कर दी गई और सबको एक खेत में फेंक दिया गया। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करती है और उन तीनों से जब पूछताछ करती है, तो बताते हैं कि मेरी पत्नी से इसके शारीरिक संबंध थे, अवैध संबंध थे, मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, तो मुझे हत्या का प्लान बनाना पड़ा और आरती के द्वारा कॉल करवानी पड़ी। आरती अगर उसे कॉल नहीं करती, तो शायद रिंकू की जान बच सकती थी और इस केस में इन बच्चों को अनाथ होना नहीं पड़ता। जो बच्चे थे, वो बलवीर और उसकी जो माँ थी आरती और उसके पिता थे जयराम, तीनों को पुलिस ने न्याय हिरासत में लिया और कार्रवाई करते हुए हत्या की और किडनैपिंग के केस में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, आपका परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। सचेत रहिए। जय हिंद, जय भारत।